हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की आंसर की आ गई है। इनके एग्जाम्स 6, 9 और 10 मार्च को टोटल 9 शिफ्टों में कंप्लीट हुए। इसमें अच्छे लेवल के सवाल पूछे गए हैं, इसलिए आपको सारे सवाल आने वाले एग्जाम्स के लिए तैयार कर लेना है। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में 6 मार्च 2026 के तीनों शिफ्टों में जो टॉप सवाल पूछे गए हैं उसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमने टोटल 40 सवाल इंक्लूड किए हैं और जो सवाल रिपीटेड थे और जो बहुत ही आसान थे उसको स्किप कर दिया गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, एक कक्षा में 46 लड़के और 36 लड़कियां हैं। यदि लड़कियों की संख्या में क्रमिक रूप से 25% और उसके बाद 20% की वृद्धि होती है तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या दे रखा है। अगर लड़कों की संख्या की बात करें तो ये 46 दे रखा है और लड़कियां यहाँ पर 36 है। यहाँ पर ये कह रहा है कि लड़कियों की संख्या में यहाँ पर सक्सेसिव इंक्रीज हुआ है, पहले 25% फिर 20%। तो आप क्या करिए, यहाँ पर लड़कियों की संख्या को पहले 25% बढ़ा दीजिए। तो आप जानते हैं 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है, तो 4 पर 1 का वृद्धि तो वैल्यू क्या हो जाएगा 5/4। तो यहाँ पर आपको 5/4 बढ़ा देना है। इसके बाद फिर से 20% बढ़ाना है। 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, यानी 5 पर 1 का वृद्धि तो वैल्यू क्या हो जाएगा 6/5। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर 5 तो कटेगा ही और 4 से ये 9 बार में 9 गुना 6 ये आ जाएगा 54। अब देखिए लड़कों की संख्या 46 ही है लेकिन लड़कियों की संख्या अब 54 हो गया, तो कितना का वृद्धि हुआ है। अब डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पर 8 का वृद्धि है, तो 8 ही इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, आगे। यदि 16, 20 और 30 में प्रत्येक में एक संख्या जोड़ दी जाए तो परिणामी संख्याएं वितत अनुपात में होती है। परिणामी संख्याओं में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का माध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वितत अनुपात के बारे में आपको पता होनी चाहिए। जैसे समझिए, मान लीजिए 3 संख्या आपके पास ए, बी और सी। अगर ये तीनों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेशियो ए बी का है वही रेशियो बी और सी का भी होगा। ठीक है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर करना है। तो यहाँ मान लेंगे कि हम लोग ये जो संख्या जोड़ी जा रही है ये क्या है एक्स है, तो संख्या क्या बन जाएगी, पहली संख्या बन जाएगी 16 + x और दूसरी संख्या 20 + x और तीसरी संख्या 30 + x यहाँ पर बन जाएगी। अगर ये तीनों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो आप इस तरह से इसको लिखेंगे, यानी इन दोनों का रेशियो बराबर होगा इन दोनों का रेशियो। तो लिखिए यहाँ पर 16 + x बटा 20 + x बराबर 20 + x बटा 30 + x। ठीक है, अब यहाँ से आपको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालनी है। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 20 + x का होल स्क्वायर और यहाँ पर आप लिख लीजिए 16 + x इंटू 30 + x। ठीक है, तो देखिए यहाँ जब आप सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर आपको यहाँ पर मिलेगा और यहाँ भी अगर आप गुना करते हैं तो एक्स स्क्वायर आपको मिलेगा। तो दोनों तरफ एक्स स्क्वायर वह काट दीजिए मन में ही। ठीक है, तो यहाँ से केवल लिखेंगे हम लोग 20 का स्क्वायर 400, उसके बाद 2ab यानी कि 2 × 20 40x और राइट साइड आपका हो जाएगा 16 × 30 480। उसके बाद 16 को अगर x से गुना करेंगे तो 16x, x को 30 से गुना करेंगे 30x, जोड़ने के बाद 16 + 30 46x आपको यहाँ पर मिलेगा। तो डिफरेंस लेंगे तो 6x बराबर माइनस का कितना आ जाएगा 80। तो 2 से काट दीजिए 3 बार में, 2 से ये 40 बार में, तो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 40/3। ठीक है, ये चीज़ आपने निकाला। अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकालना है। तो देख लीजिए इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये है 30 + x। ठीक है, तो इसमें x का वैल्यू हम रखेंगे माइनस का 40/3, तो ये बन जाएगा 30 - 40/3 यानी कि 90 - 40 ये हो जाएगा 50/3। अगली संख्या अगर ये सबसे छोटी की बात करें तो ये है, तो इसमें 16 x का वैल्यू रखेंगे माइनस का 40/3, तो यहाँ पर माइनस में 40/3 देना पड़ेगा। तो 16 × 48 में 40 घटेगा तो 8/3 यहाँ पर आपका सबसे छोटी संख्या आएगी। अब ये जो पूछ रहा है हमसे, ये पूछ रहा है कि इनके माध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि अगर दो संख्या आपके पास a और b
और इसका निकालना है माध्य अनुपाती, तो क्या करते हैं रूट अंडर ए बी, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर भी करना है। तो रूट अंडर 50/3 गुना 8/3 करेंगे, तो 3 का तो आ जाएगा एक 3 बाहर, क्योंकि ये पेयर में है। यहाँ पर 50 गुना 8 400 हुआ, 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 20/3 आपका फाइनल आंसर निकल कर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे, एक दुकानदार पंखे का मूल्य उसके लागत मूल्य से 36% अधिक अंकित करता है, ठीक है, और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। यदि उसे 179 रुपया का लाभ होता है तो पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा सवाल है, देखिए मार्कअप किया कितना 36%, डिस्काउंट दिया 20% और प्रॉफिट यहाँ रुपया में दे रखा है, और ये जो अंकित मूल्य पूछ रहा है रुपया में पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कॉस्ट प्राइस इसका 100 रुपया है, ठीक है। अगर आपने इस पंखे का कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट माना तो इसका मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, ये कह रहा 36% अधिक अंकित किया, तो 100 में 36 बढ़ा दीजिए, तो 136 इसका अंकित मूल्य हो जाएगा। इसके बाद डिस्काउंट देने के बाद बेचा, तो बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस हमें मिलेगा कितना का, ये देखिए डिस्काउंट दे रहा है 25% का, तो 136 का 25% कितना होगा, देखिए 100 का 25% तो 25 होगा, 36 का 25% यानी 1/4 कितना होगा 9, तो 25 9 34 का यहाँ पर इन्होंने डिस्काउंट दिया, तो 136 में 34 का आपने डिस्काउंट दिया, तो कितना में बिका सवाल, सवाल बिका 102 रुपया में, ठीक है। अब देखिए 100 में खरीदे 102 में बेचे, तो कितना का यहाँ पर प्रॉफिट हो गया, 2 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, जबकि रुपया में इसने कहा है 179 का प्रॉफिट हुआ, तो 2 यूनिट 179 के बराबर होगा। हमें चाहिए पंखे का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य ये देखिए मार्क प्राइस कितना है 136, तो 136 यूनिट का वैल्यू आपको निकाल देना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए 2 से 136 यहाँ पर कितना गुना हो रहा है 68 गुना, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको 68 गुना कर देना है, 8 9 72 यानी इकाई अंक 2 आएगा, एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, किसी समलंब की दो समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, जबकि दूसरी समांतर भुजा की लंबाई इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी के बराबर है। यदि समलंब का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उक्त समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो दूरी है ये क्या है x है, तो यहाँ पर एरिया दे रखा है, आप जानते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योगफल। इसमें एक भुजा की लंबाई ये दे रखा है 8 और दूसरी भुजा की लंबाई इसने कहा है कि जो इन दोनों भुजाओं के बीच का दूरी है वही इसकी लंबाई भी है, तो दूरी को हमने x माना, इसका मतलब ये जो दूसरी भुजा है समानांतर भुजा ये भी x होगी, तो यहाँ पर x दे दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया दोनों भुजाओं का योगफल। इसके बाद आपको लेना है दोनों भुजाओं के बीच की दूरी जो कि x माने है, तो यहाँ पर भी x लेना है, बराबर एरिया है 120, तो 120 के बराबर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से x इंटू एक्स प्लस 8 बराबर हमें क्या मिला 2 गुना 120 240। अब यहाँ x का वैल्यू क्या होगा आपको ऑप्शन से रखकर सोचना है, ठीक है। 20 अगर रखें तो नहीं होगा, 10 अगर रखें तो 18 दही 108 नहीं हो रहा, 12 अगर रखें तो 12 8 20, 20 गुना 12 240 हो रहा है, यानी x का वैल्यू यहाँ पर 12 पॉसिबल है, x का वैल्यू 12 ऑप्शन नंबर सी में है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे, एक बिक्री में 50% माल 40% लाभ पर बेचा जाता है, शेष माल का 40% भाग 13% लाभ पर तथा बाकी 32% हानि पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए आप क्या करिए, मान लीजिए कि टोटल माल इसके पास कितना है 100 यूनिट है। इसके बाद इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया है, ये पहले 50% माल बेचा है, तो 100 का 50% कितना होगा 50 होगा। अब 100 में 50 माल आपने बेच दिया तो बचा कितना 50 बचा। अब 50 जब बचा तो उसके बाद कह रहा है कि शेष माल का 40%, यानी 50 का 40% फिर से आपने बेचा तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे कह रहा है कि बाकी माल 32% हानि पर, तो बाकी बचा कितना 100 में से 50 20 70 इधर हो गया तो बचा 30, ठीक है। तो इस रेशियो में इसने सामान को बेचा है। आप यहाँ पर 0 काट दीजिए, रेशियो आ गया 5 2 3 का, ठीक है। अब लिखिए प्रॉफिट, पहला पार्ट पर प्रॉफिट इसका है 40%, तो यहाँ पर लिख दीजिए 40% प्लस में दूसरा जो है 40% भाग उस पर प्रॉफिट है 13% का, तो यहाँ पर आपको लिखना है 13% प्लस में
इसके बाद बाकी जो कि यहाँ 3 यूनिट है, इस पर 32% का हानि है, तो माइनस में यहाँ पर 32% आपको लिखना है। अब हमें निकालना है यहाँ पर ओवरऑल प्रॉफिट। तो क्या करना है, वेटेड एवरेज 5 गुना 40 करेंगे, कितना आएगा 200। 13 गुना 2 करेंगे, यहाँ पर आएगा प्लस का 26, यहाँ पर माइनस में आएगा कितना 32 या 96। ठीक है, तो ये जो भी आएगा कैलकुलेट करने के बाद उसको डिवाइड कर देना आपको टोटल क्वांटिटी, जो कि हमारे पास 5 2 7 3 10 यूनिट, तो 10 से यहाँ पर आपको डिवाइड करना है, ओवरऑल प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। तो 26 में 96 घटाएंगे, माइनस का 70, इसमें घटा दीजिए 130 आएगा। 130% यहाँ पर इसको प्लस में मिल रहा है, और इसको 10 से आपको डिवाइड भी करना है, तो आ जाएगा 13% का ओवरऑल प्रॉफिट। यही सवाल का आंसर भी है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे, यदि x 2 और y का तृतीय अनुपाती है तथा y x और 18 का तृतीय अनुपाती है, तो y का मान कितना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ तृतीय अनुपाती, आप जानते हैं अगर आपके पास 2 नंबर है a और b और इसका निकालना है तृतीय अनुपाती, थर्ड प्रोपोर्शनल, तो आप क्या करते हैं b² बटा a करते हैं। तो वही चीज़ आपको यहाँ भी करना है। अगर x इन दोनों का तृतीय अनुपाती है तो x बराबर क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर बटा 2। उसी तरह यहाँ पर y अगर इन दोनों का तृतीय अनुपाती है तो y बराबर क्या हो जाएगा, 18 का स्क्वायर, यानी कि लिख दीजिए यहाँ पर 18 का स्क्वायर बटा x, ये हो जाएगा। अब y का वैल्यू हमें निकालना है, तो x को एलिमिनेट करना होगा दोनों से। तो आप क्या करिए, यहाँ पर x बराबर आप क्या लिख सकते हैं, y को इस तरफ भेज दीजिए, तो 18 का स्क्वायर 324 हो जाएगा बटा y। तो देखिए यहाँ पर x बराबर आपको ये वैल्यू है, यहाँ पर x बराबर ये वैल्यू है, तो लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड बराबर कर देंगे, यानी कि y² बराबर बटा 2 बराबर यहाँ हो जाएगा 324 बटा y। तो क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ पर y का क्यूब बनेगा, और ये बन जाएगा कितना 3 दूना 648। ठीक है, अब आपको लेना है इसका घनमूल। तो इसमें कोई घन संख्या खोजिए, तो आप कहेंगे 216 एक घन संख्या जो कि 6 का क्यूब है, उसका 3 गुना है, तो इसको आप इस तरह से लिखिए 216 गुना 3। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप y का वैल्यू निकालते हैं तो 216 का तो घनमूल आ जाएगा 6, लेकिन 3 का घनमूल नहीं आएगा, तो 3 को आपको रखना होगा अंदर में और करनी में यहाँ 3 देना होगा, तो ये आपको y का वैल्यू मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी में है ऐसा, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे, किसी बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 140.1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। एच आपके पास है, आर नहीं है, तो आर पहले आपको निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर ये दे रखा है बेलन का कर्व सरफेस एरिया, तो आप यहाँ फॉर्मूला लगा के आर का वैल्यू निकाल लेंगे। तो बेलन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर एच। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू आपको लेना है 3.14 इंटू आर जो कि हमें निकालना है, और एच दे रखा है 3, बराबर कर देंगे 140.1 के। यहाँ से आर का वैल्यू निकालेंगे, फिर इसमें रखेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग बात करें तो 2 अंक के पहले यहाँ पॉइंट है, यहाँ 1 अंक के पहले, तो 0 लगा दीजिए, पॉइंट यहाँ से हटा दीजिए। क्लियर है, 4 1 5 1 6, 3 से कट रहा, 2 से भी कट रहा, तो आप कुल मिला के यहाँ पर 2 या 6 से इसको काटेंगे, 6 दूना 12 जाएगा, और 6 तिया 18, 6 तिया 18, 6 पंचे 20 30। ठीक है, तो 2335 आया, तो आर का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 2335 बटा 314। तो ये 2 से ऊपर नीचे कहीं नहीं कट रहा, तो इसका मतलब डेसिमल में आएगा, तो आप पहले लगाएंगे 7 बार में, उसके बाद कितना आएगा 3 सते 2100, 2198। ठीक है, तो 137 आ गया बचा शेष, और इस पर 0 देंगे तो 1370 हुआ, 3 से ये 4 बार में लगभग जाएगा, तो 7.4 के करीब यहाँ आर का वैल्यू आपको मिला है। अब ये देखिए इसमें आपको आर का वैल्यू रखना है, तो आर है 7.4, फिर इसका स्क्वायर करना है, और आंसर इतना नज़दीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करिए, हमारे पास ये दे रखा है इसका कर्व सरफेस एरिया, इसका लिखें अगर तो 2 पाई आर एच होता है। अगर हमें कर्व सरफेस एरिया से आयतन तक जाना है तो कर्व सरफेस एरिया में हमें क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ 2 है, जबकि यहाँ पर नहीं, तो 2 पहले आपको हटाना होगा, तो उसके लिए आप क्या करिए 2 से डिवाइड करिए। फिर यहाँ आर है, जबकि यहाँ आर स्क्वायर चाहिए, तो आर से पहले आप गुना कर दीजिए। ठीक है, एच चाहिए
h है भी। इसका मतलब अगर हम बेलन के कर्व सरफेस एरिया को r/2 से गुना कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, आयतन मिल जाएगा। तो वही चीज़ आप कर दीजिए। तो आयतन बराबर हो जाएगा, बेलन का कर्व सरफेस एरिया 140.1 है और रेडियस यहाँ पर हमने निकाला है कितना, 7.4। तो गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 0.1 को छोड़ के 140 से गुना करिए 7 बार में, 14 सत्ते 98 या 980। ठीक है, और इसको 2 से डिवाइड भी करना है जैसे यहाँ पर है। गुना करने से पहले आप क्या करिए, इसको डिवाइड कर लीजिए, 2 से करेंगे 3.7। अब गुना करिए, 140 गुना 3 करें तो 420 आएगा। उसके बाद 14 सत्ते 98। ठीक है, तो 98 आपको यहाँ से मिला। जोड़ने के बाद कितना आएगा, यह आ जाएगा आपको 518। ठीक है, उसके बाद पॉइंट में आएगा तो 518 से थोड़ा सा ज़्यादा आपको आंसर देना है। एक ही ऑप्शन में दे रखा है 520.91, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से इस सवाल को सॉल्व करना था। आगे, एक व्यक्ति 10,000 रुपया को 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए उधार लेता है और उसे 8.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए उधार देता है। वार्षिक लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए हमें चाहिए वार्षिक लाभ, तो आपको वार्षिक डिफरेंस देख लेना है कि रेट में कितना है। यहाँ पर ये 5% के रेट से उधार लिया है और 8.1/4% के रेट से उधार दिया है, तो इन दोनों में कितना का गैप है, तो आप कहेंगे यहाँ पर 3.1/4% का गैप है। तो ये कितना होता है, 4 या 12, 1 13/4%। ठीक है, तो इतना परसेंट आपको निकालना है किसका, मूलधन कितना है 10,000, तो यहाँ पर आप सीधा सीधा 10,000 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो परसेंटेज कट जाएगा 2 जीरो और 4 से ये कट जाएगा 25 बार में, तो 25 गुना 13 आपका आंसर होगा। तो 25 250 75, यानी कि ये आ जाएगा 325 रुपया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे इसको सरल करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ 2 वेरिएबल है जेड और वाई। ऑप्शन में अगर देखें तो जेड और वाई को अगर एक लेते हैं हम लोग तो कोई ऑप्शन बराबर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। और अगर हम लोग जेड और वाई किसी एक को जीरो कर दें तो भी कोई ऑप्शन बराबर नहीं हो रहा। तो आपको क्या करना है, इनमें से एक को जीरो कर देना। तो देखिए जेड सबसे अधिक बार है तो हम लोग जेड को जीरो करेंगे और वाई को 1 ले लेंगे। ठीक है, तो जीरो अगर जेड को किया है तो ये जीरो हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। और y का वैल्यू यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो यहाँ पर 12 बनेगा माइनस में, तो इसका स्क्वायर 144 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 होगा। तो 144 + 25 ये हो जाएगा 169। अब देखिए ऑप्शन में z को अगर जीरो करें तो ये सारा पोर्शन जीरो हो जाएगा सभी ऑप्शन का। इनमें से कहाँ पर आपको ये 169 दिख रहा है, तो यहाँ पर दिख रहा है, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि y का वैल्यू अगर 1 देंगे तो यहाँ पर 169 मिलेगा हमें। आगे ए बी सी और डी एक काम को क्रमशः 12, 15, 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सभी एक साथ शुरू करते हैं लेकिन 2 दिन बाद डी काम छोड़ देता है। सी काम पूरा होने से पहले तथा बी काम पूरा होने से 2 दिन पहले, ठीक है, सी जो है 3 दिन पहले और बी 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। काम पूरा होने में लगने वाला कुल समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको तीनों का एफिशिएंसी निकालना होगा। लिखते हैं ए है, बी है, सी है, डी है। ए करते हैं 12 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में और डी 30 दिन में करते हैं। टोटल वर्क इन चारों का एलसीएम 60 हो जाएगा। 12 से 5 बार में जाएगा, 15 से 4 बार में जाएगा, 20 से 3 बार में और 30 से ये 2 बार में जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, सभी ने एक साथ काम शुरू किया, ठीक है। 2 दिन बाद डी ने काम छोड़ दिया। जैसे ही बाद वाला काम छोड़े, यानी कि काम शुरू होने से बाद कोई काम छोड़ता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पूरे काम से हटा देते हैं। तो डी को यहाँ पर हम लोग पूरे काम से हटा देंगे। लेकिन डी जो है 2 दिन में कितना काम किया, 2 गुना डी का एफिशिएंसी यहाँ पर 2 है, तो 2 दुना 4 मिनट काम डी ने किया। तो टोटल वर्क में से डी का काम माइनस करिए तो बचेगा कितना, 56, और डी को काम से बाहर कर दीजिए। इसके बाद आगे अगर चले तो ये कह रहा है कि सी काम पूरा होने से 3 दिन पहले और बी 2 दिन पहले काम छोड़ता है। तो जो काम पूरा होने से पहले छोड़ता है तो उससे उतना दिन का काम करवाते हैं।
तो सी से 3 दिन का काम करवाएंगे तो कितना काम होगा, सी का एफिशिएंसी 3 है तो 3 दिन में ये करेगा 9 यूनिट, तो 9 यहाँ पर जोड़ देना आपको। और बी 2 दिन पहले काम छोड़ता तो बी का एफिशिएंसी 4 है, 2 दिन में कितना करेगा, 4 दूना 8 यूनिट, तो 8 आपको यहाँ पर जोड़ देना है। अब टोटल वर्क हो गया कितना, 56 और 56 9 65 8 73, ठीक है। तो 73 यूनिट काम अब किया जाना है, लेकिन किसके द्वारा, इन तीनों के द्वारा, क्योंकि डी को आपने काम से यहाँ पर बाहर कर दिया है। तो इन तीनों का टोटल एफिशिएंसी हो जाएगा 5 4 9 3 12। तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12 छः के 72 जाएगा और बच जाएगा 1/12। तो 6 दिन लगेगा, फिर आपका 1/12 दिन होगा, उसको अगर घंटा में बदलेंगे तो 2 घंटा होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें आप कोई वैल्यू ले लीजिए थीटा का। यहाँ पर थीटा का कौन सा वैल्यू ले कि कैलकुलेशन हमें आसान होगा, तो थीटा का वैल्यू यहाँ 45 डिग्री लेंगे, ठीक है। तो ये 4 है, प्लस टेन 45 1 होता है, कॉट 45 1 होता है, माइनस सेक 45 कितना होता है, √2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, और कोसेक 45 भी √2 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। तो 2 दूना 4 यहाँ पर मिलने को माइनस में, ठीक है। तो 4 4 कट जाएगा, 1 + 1 2 इसका आंसर होगा, प्लस में ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आगे 8000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 8 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। 24 वर्षों के बाद यह राशि कितनी हो जाएगी, रुपया में आपको आंसर बताना है। तो देखिए मान लेंगे हम लोग कि मूलधन इसका 1 यूनिट है, और ये मूलधन जो है 1 यूनिट ये 8 वर्ष में कितना बन जाता है, 3 गुना हो जाता है, तो 3 यूनिट बन गया। और ये चक्रवृद्धि है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, पावर देखना। तो 3 का पावर क्या है, 1 है। अब यही मूलधन ये कह रहा है कि 24 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा। तो यहाँ 8 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, तो 24 वर्ष में कितना गुना होगा। तो यहाँ भी आपको 3 ही लेना है, लेकिन पावर देखना है। ये देखिए 8 वर्ष में पावर 1 हुआ है, तो 24 वर्ष में पावर क्या होगा, 8 का 3 गुना, तो यहाँ भी 1 का 3 गुना कर देना, यानी 3 की पावर 3 हो जाएगा, 27 गुना, ठीक है। अब वैसे भी यहाँ पर भी सवाल में डायरेक्ट कर सकते थे। तो 27 गुना आपको कर देना मूलधन का। मूलधन कितना, 8000, तो 8000 से अगर आप इसमें गुना करते हैं तो 27 अट्ठे कितना होता है, 216, और इस पर 3 जीरो डाल देना आपको। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे इसके बाद 6 मार्च 2026 का दूसरा शिफ्ट का सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज का गुणधर्म नहीं है, जो नहीं है आपको वही आंसर देना। ये क्या कह रहा पहला में, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, एकदम करेक्ट है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/3 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, ये गलत है, क्योंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 गुना बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो आपका ये वाला गलत है। ऑप्शन में भी एक ही दे रखा, तो ये दूसरा नंबर का किस ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर डी में है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगर आपको गलत मिल गया तो आगे सभी सही होगा, आप चेक भी कर सकते हैं। त्रिभुज का परिमाप उसकी तीनों भुजाओं की लंबाई का योग होता है, एकदम सही बात है। त्रिभुज का बाह्य कोण उसके आंतरिक सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, ये भी सही है। जिस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये इसका बाह्य कोण है, ये जो मान लीजिए एक्स है, और इनके ये जो बाह्य कोण है इनके अंतर सम्मुख कोण ये दोनों हो गए, ठीक है। अगर ये थीटा है और ये अल्फा है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका परिमाप किसी समषटभुज के परिमाप के बराबर है, समषटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये कह रहा है कि वर्ग का जो परिमाप है ये समषटभुज के परिमाप के बराबर है, तो पहले आप वर्ग का परिमाप निकालेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 9, यानी a² बराबर 9 है, तो a का वैल्यू यहाँ से 9 का वर्गमूल 3 आएगा। तो वर्ग का परिमाप होता है 4a, तो यहाँ पर 3 का 4 गुना करेंगे तो 12 आएगा वर्ग का परिमाप। और ये जो वर्ग का परिमाप है ये किसके बराबर है, ये समषटभुज के परिमाप के बराबर है। आप जानते हैं समषटभुज में 6 भुजाएं होती है, तो इसका परिमाप 6 हो जाएगा। 6 बराबर कितना कर देंगे 12, तो a का वैल्यू आ जाएगा 2। अब इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है तो आप जानते हैं कि इस तरह से अगर कोई समषटभुज है तो समषटभुज के केंद्र को अगर हम लोग सभी वर्टिक्स से मिला दें इस तरह से, तो यहाँ पर 6 समबाहु त्रिभुज का निर्माण होता है, ठीक है।
और प्रत्येक का एरिया क्या होता है, बराबर होता है। तो ये इसकी भुजा 2 दे रखा है आपको, इस एक का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, फिर 6 से गुना कर दीजिए तो टोटल का एरिया निकल जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भुजा दे गई है उसको 2 से डिवाइड करते हैं, फिर √3 से 2 से डिवाइड करके स्क्वायर करते हैं, फिर √3 से गुना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, उसको √3 से गुना करेंगे तो √3 कुल मिला के इसका एरिया आएगा। तो ये हो गया एक त्रिभुज का। इस तरह का यहाँ पर 6 त्रिभुज है तो 6 से गुना कर देना है, तो 6√3 इसका टोटल एरिया आएगा। ऑप्शन नंबर सी में है। आगे, विवाह के समय पति पत्नी की औसत आयु 28 वर्ष थी। ठीक है, उनकी बेटी का जन्म विवाह के 2 वर्ष बाद हुआ। यदि वर्तमान में तीनों का औसत आयु 24 वर्ष है तो उनका विवाह कितने वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, अच्छा सवाल है। देखिए, अगर हम लोग देखें तो विवाह के समय ये पति पत्नी की एवरेज 28 वर्ष थी, तो इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 28 को 2 से गुना कर देंगे क्योंकि 2 लोग हैं, तो यहाँ पर 56 वर्ष आ जाएगा। अब हम लोग अगर वर्तमान में चले तो वर्तमान में तीनों का औसत कितना है, 24 वर्ष। तीनों मतलब पति पत्नी और उसकी बेटी, तो इनका कुल आयु कितना हो जाएगा तीनों का, आप कहेंगे 24 को 3 से गुना कर दीजिए क्योंकि 3 लोग हैं, तो 24 या 72 साल इसका टोटल आयु निकल के आएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हुआ है कि उसकी बेटी का जन्म विवाह के 2 वर्ष बाद हुआ, तो हम लोग मान लेते हैं कि वर्तमान में जो भी है उससे x वर्ष पहले जो है इनका विवाह हुआ था। ठीक है, अगर x वर्ष पहले विवाह हुआ था तो विवाह के समय दोनों का आयु का योगफल ये है, तो वर्तमान में आने के लिए क्या करना होगा, दोनों में x जोड़ना पड़ेगा। तो कुल मिला के यहाँ पर आप क्या करिए, 56 + 2x एक साथ जोड़ देंगे। ठीक है, ये हो गया पति और पत्नी की वर्तमान आयु। अब आपको इसमें देखना है बेटी की वर्तमान आयु क्या होगी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो विवाह x वर्ष पहले हुआ लेकिन बेटी का जन्म 2 वर्ष बाद हुआ, इसका मतलब बेटी की आयु x - 2 वर्ष है। ठीक है, टोटल जो विवाह और वर्तमान में गैप है उसमें आपको 2 वर्ष माइनस कर देना है, तो कर दिए। तो ये तीनों का वर्तमान आयु है, लेकिन वर्तमान में तीनों का कुल आयु कितना है, 72 साल, तो इसको 72 के बराबर करेंगे। यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना है, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 56, इधर जाके घटेगा तो कितना बचेगा 16, और ये 2x + x 3x, 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 होगा, 3 से ये कट जाएगा 6 बार में, तो x का वैल्यू 6 आया है, तो 6 वर्ष इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, एक डीलर 2 वस्तुएं x और y 1300 रुपया प्रति वस्तु की दर से खरीदता है। वह दोनों वस्तुओं पर समान मूल्य अंकित करता है। वह x को 84% और 25% की 2 क्रमिक छूट देकर बेचता है और फिर भी 734 रुपया का लाभ कमाता है। यदि वह y को 87% की एकल छूट पर बेचता है तो y पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, ये क्या कह रहा है कि 2 वस्तुएं उन्होंने खरीदा, दोनों का क्रय मूल्य बराबर है 1300 रुपया, और दोनों वस्तु को समान अंकित मूल्य पर भी अंकित किया, लेकिन ये जो पहला वस्तु x है उस पर इन्होंने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए। तो आप पहले इन दोनों सक्सेसिव का जो नेट डिस्काउंट है वो निकाल लीजिए। तो आप क्या करेंगे, 84 + 25 - 84 × 25, ठीक है, 84 × 25/100, कितना % इसका नेट डिस्काउंट होगा। तो 25 से ये कट जाएगा 4 बार में, 4 से ये कट जाएगा 21 बार में, तो 25 में 21 घटाएंगे 4 + 84, यहाँ पर 88% का इसका ये जो पहला वस्तु x है उस पर डिस्काउंट है, और दूसरा वस्तु का डिस्काउंट इन्होंने कहा है 87 है। अब ये चीज़ देखिए आप, पहला वस्तु को जब ये बेचता है तो उसका प्रॉफिट दे रखा है 734 और कुछ नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या करिए, मान लीजिए कि दोनों वस्तु का जो अंकित मूल्य है, ठीक है, मार्क प्राइस, वो क्या है 100 यूनिट है। अगर आप मार्क प्राइस 100 यूनिट माने हैं तो इसमें पहला वस्तु जो x है इस पर इन्होंने 88% का डिस्काउंट दिया, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 100 का 12%, क्योंकि 88% का तो डिस्काउंट हो गया, तो बचा 12, तो 12 यूनिट में आपने x को सेल किया। और y को अगर देखें, y पर इसने 87% का एकल डिस्काउंट दिया, तो 100 में 87 का डिस्काउंट दे रहे हैं तो वैल्यू क्या होगा 13 का।
यानी वाई को बेच रहे हैं 13 में और एक्स को बेच रहे हैं 12 में। अब एक्स का आप यहाँ पर क्या करिए, सेलिंग प्राइस देख लीजिए। ये एक्स 1300 में खरीदा है और 734 का लाभ कमाया है, तो 13 7 20 2034 का इसका सेलिंग प्राइस है। जबकि यहाँ पर देखें तो 12 यूनिट है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये 2034, ये 2034 कहाँ से है, इन दोनों को जोड़ने से। ठीक है, आपको ये सब चीज़ कैलकुलेट करना है मन में। ये 12 यूनिट का वैल्यू होगा। हमें चाहिए एक्स का प्रॉफिट, तो आपको एक्स का सेलिंग प्राइस चाहिए। तो आप चाहे तो यहाँ पर 13 यूनिट का निकाल सकते हैं, नहीं तो क्या करिए, 1 यूनिट का निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ 12 है ही, एक निकाल के जोड़ दीजिए। तो इसको डिवाइड कर लीजिए आप, 1 यूनिट का वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 12 एक का 12 जाएगा, कितना आ गया 83, 12 छः के 72 और 114 हुआ, 12 नमा 108, 6 12 पंजे 60, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू आपका 169.5 है। अब देखिए हमें चाहिए 13 यूनिट का। अगर हम 13 यूनिट का नहीं भी निकालें तो 12 यूनिट का तो ऑलरेडी ये है, उसमें अगर ये जोड़ दें तो 13 यूनिट का आ जाएगा। तो आपको वही चीज़ करना है। तो 2034 में ये जोड़ दीजिए तो भी आपका सेलिंग प्राइस आएगा। नहीं तो आपको अगर डायरेक्ट प्रॉफिट निकालना है तो ये देखिए, एक्स का प्रॉफिट 734 है, उसमें बढ़ा कितना, एक ही यूनिट ना बढ़ा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू ये है, तो ये आप जोड़ दीजिए 169.5। तो कुल मिला के इसका प्रॉफिट हो जाएगा कितना, 9 4 13। ठीक है, 0.5 लगा देते हैं, 9 4 13, 3 6 9 1 10 और यहाँ पर 7 1 8 1 9, 903। 903 का प्रॉफिट है किसके ऊपर, इसका क्रय मूल्य देखिए 1300 है, तो 1300 के ऊपर कितना परसेंट है, 100% से गुना कर देंगे। ठीक है, ये जो हम लोग निकालना है ये वाई का प्रॉफिट परसेंट है। ठीक है, जीरो तो कट जाएगा और इसके बाद 13 से ये कटेगा, 13 अट्ठे नहीं जाएगा। ठीक है, 13 छाके 78, 12 123 हुआ, 13 नमा 117, उसके बाद पॉइंट आएगा, तो 69 के बाद पॉइंट यहाँ पर है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे अनिशा ने अपनी सहेली से 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर 28,260 रुपया उधार लिया। उसने 9 माह बाद ऋण चुकाया। उसने ब्याज के रूप में कितना भुगतान किया। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, देखिए 9% वार्षिक दर है, आपको 9 महीना का निकालना। तो उसके लिए क्या करेंगे, 9% को 12 से अगर डिवाइड करें तो पर महीना का आएगा। 9 महीना का चाहिए तो 9 से गुना कर देंगे, तो 3 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 27/4% का इसको ब्याज देना पड़ेगा। और मूलधन है कितना, 28,260। ब्याज निकाल दीजिए, 28,260 का 27/4%, तो 4 से तो ये कट ही जाएगा, 27 रहेगा, ये 9 का मल्टीपल है, चेक कर लेंगे, 8 2 10, ये नहीं है। ठीक है, 9 7 7 14, 5 19 21 नहीं है 9 का मल्टीपल, 9 और 5 2 7 3 10 3 13 14 नहीं है 9 का मल्टीपल। ऑप्शन नंबर डी बचा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे यदि x का ये वैल्यू और y का ये वैल्यू दे रखा है तो स्क्वायर में इसका योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए इसको स्क्वायर करके जोड़ना मुश्किल है, लेकिन अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा दें तो इसको सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। ठीक है, इस तरह के सवाल पहले कई बार पूछे भी गए हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा x + y का होल स्क्वायर माइनस का 2xy। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ें तो उसके लिए क्या करते हैं, 2 × a², यानी ये जो पहला है √5, इसका स्क्वायर 5 हो जाएगा, प्लस b² जो कि यहाँ 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4। और यही वैल्यू आपको नीचे भी लिखना है, लेकिन बीच में माइनस देना है। तो ये तो 1 हो गया, और 5 4 9 दूना 18, यानी x + y आपका 18 यहाँ पर रख देंगे, तो 18 का स्क्वायर करना होगा, 324 आएगा, माइनस का 2xy, तो xy यहाँ पर 1 होगा, क्योंकि अगर आप इन दोनों को गुना करते हैं तो ये वैल्यू कट जाएगा, उसी तरह यहाँ भी कट जाएगा। तो कुल मिला के 2 आपको माइनस करना, तो 322 आपको आंसर मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे एक व्यक्ति x 12 महीने के लिए 12,000 रुपया निवेश करता है और व्यक्ति y 18,000 निवेश करता है, लेकिन वह 6 महीने बाद अपना निवेश निकाल लेता है। यदि उनके निवेश पर अर्जित कुल लाभ 25,200 रुपया है तो लाभ में x का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट का रेशियो निकालना होगा। देखिए अगर हम लोग बात करें तो 2 लोग हैं,
एक्स और वाई। एक्स जो है 12,000 लगाता है, वाई 18,000, तो दोनों को आप कटा के छोटा कर लीजिए। तो ये 0 काट देंगे 6 से 3 बार में, 6 से 2 बार में। तो एक्स ने 2 रुपया लगाया और वाई ने 3 रुपया लगाया। ठीक है, इसका क्या है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। अगर इसमें टाइम का रेशियो से गुना कर देते तो हमें प्रॉफिट का रेशियो मिलता है। तो टाइम क्या है, ये तो 12 महीने के लगाया, तो इसमें आप 12 से गुना कर दीजिए। और इसने 6 महीने बाद अपना निवेश निकाल लिया। अगर 6 महीने के बाद निकाला तो 6 महीना तक इन्होंने काम किया है, तो 6 से यहाँ पर गुना कर दीजिए। तो 6 से 2 बार में कट जाएगा, कुल मिला के 2 दूना 4:3 यहाँ पर प्रॉफिट का रेशियो निकल कर आएगा। टोटल प्रॉफिट 25,200। ठीक है, 25,200 रुपया है। उसमें हमें निकालना एक्स का हिस्सा जो कि 4 यूनिट है, और टोटल जोड़ के 4 3 7 हो रहा है। तो 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 3 21, 7 6 की 42, यानी 3600 गुना 4, 144 पर 2 जीरो, 14,400 इसका आंसर होगा। आगे 3 श्रमिक ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 15 और 20 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ए और बी काम शुरू करते हैं, 2 घंटे बाद सी भी उनके साथ जुड़ जाता है और वे शेष कार्य को टी और घंटों में पूरा कर लेते हैं। टी का मान ज्ञात करना है निकटतम पूर्णांक तक। ठीक है, तो पहले आपको ए, बी और सी का एफिशिएंसी निकालना होगा। देखिए, ए है, बी है, सी है। ए करते हैं 10 दिन में, 10 घंटे में, बी करते हैं 15 घंटे में, सी करते हैं 20 घंटे में। टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम 60 हो जाएगा, 6 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, तीनों का एफिशिएंसी आ चुका है। अब ये क्या कर रहा है कि ए और बी काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 घंटे बाद सी भी उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो 2 घंटे तक ए और बी ने काम किया, तो ए और बी के द्वारा अगर हम लोग बात करें 2 घंटे में कितना काम होगा, ए का 6, बी का 4, 6 4 10 गुना 2, तो 20 यूनिट काम इन्होंने कर डाला ए और बी। अब देखिए 60 यूनिट काम है टोटल, 20 यूनिट इसने निपटा डाला ए और बी, बचा कितना, 40 यूनिट। अब 40 यूनिट काम को कौन करेगा, इसके बाद क्या हुआ, इसके साथ सी भी शामिल हो गया, तो तीनों मिलकर करेगा। तो तीनों का टोटल एफिशिएंसी 6 4 10 3 13, तो 13 सबको डिवाइड कर देना, तो 13 तिया 39 जाएगा, उसके बाद पॉइंट आएगा। तो पूर्णांक में हमें 3 लेना है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे स्टेशन पी और क्यू से चलने वाली 2 ट्रेनों की लंबाई का अनुपात 3:2 है। वे विपरीत दिशाओं में 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है और 30 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती है। यदि ट्रेन पी एक पुल को 90 सेकंड में पार करती है तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको पहले क्या देखना है, पहले देखना है कि कौन सी ट्रेन जो है इस पुल को पार करेगी। तो आप कहेंगे यहाँ पर ट्रेन पी। अगर ट्रेन पी को पुल पार करने में 90 सेकंड लगता है, तो हम लोग अगर ट्रेन पी की स्पीड से 90 सेकंड को गुना करें तो हमें वो डिस्टेंस मिलेगा जो ट्रेन की लंबाई होगी और पुल की लंबाई होगी। इन दोनों का योगफल मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं जब कोई ट्रेन किसी पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस पुल के लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करेगी। तो पहले आपको निकालना है ये ट्रेन पी की लंबाई। वो कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। देखिए दोनों का लंबाई का रेशियो दे रखा है और ये कह रहा है कि जब दोनों विपरीत दिशा में जाती है तो एक दूसरे को पार करने में 30 सेकंड लगता है। आप जानते हैं जब 2 ट्रेन विपरीत दिशा में जाती है तो उनका जो रिलेटिव स्पीड होता है दोनों की स्पीड का योगफल होता है। तो यहाँ पर जोड़ देंगे, 54 + 72 कितना होगा, 126। तो P + Q की अगर लंबाई की बात करें तो 126 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 30 सेकंड में चली गई दूरी है। तो इसको आप क्या करिए, 5/18 से गुना कर दीजिए ताकि ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाए, क्योंकि टाइम यहाँ सेकंड में दे रखा है। तो 30 से गुना कर देंगे, 18 से 7 बार में, 7 × 5 = 35 तिया 105, यानी 1050 मीटर जो है P और Q की लंबाई है। अब इसमें चाहिए P की लंबाई, तो P की लंबाई क्या होगा, 1050 का P का देखिए कितना यूनिट है, 3 यूनिट। तो 3 से गुना कर देंगे और टोटल है 3 2 5, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 21 पर 1 जीरो यानी 210 तिया 630 मीटर आ जाएगा P का लेंथ। अब यहाँ पर आइए, P पुल को पार करें तो P का स्पीड क्या है, 54 है। तो 54 इसको 5/18 से गुना कर देंगे ताकि ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाए, और इसको लगते हैं 90 सेकंड, 90 से गुना कर दीजिए, 18 से 3 बार में जाएगा, 3 × 5 = 15 नमा 135 और 1 जीरो, यानी 1350 मीटर में जो है ये P की लंबाई यानी पुल की लंबाई और आपका ये
ट्रेन की लंबाई, ये दोनों इसमें शामिल है। ठीक है, और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ट्रेन पी की लंबाई 630 है, तो आप इसमें 630 माइनस कर दीजिए तो पुल की लंबाई निकल जाएगी। जब माइनस करेंगे तो आपको 720 मीटर आएगा और यही होगी पुल की लंबाई। ठीक है, पुल को बी लिखते हैं, बी फॉर ब्रिज, यहाँ पर पी लिख दिए, आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन हो गया होगा, तो आप यहाँ एक बार समझ लीजिए अच्छे से। आगे तो 720 मीटर इसका आंसर होगा, यहाँ पर है दिया है। आगे अनुषा 55,000 रुपया से व्यवसाय शुरू करता है। 7 महीने बाद मीनल शामिल होता है। 1 वर्ष बाद लाभ 8:3 के अनुपात में बांटा जाता है। मीनल का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अगर आप सवाल में देखिएगा तो आपके पास क्या है, आपके पास है प्रॉफिट का रेशियो और दोनों का टाइम। ठीक है, और आपको निकालना है क्या, मीनल का हिस्सा, यानी इसने कितना पूंजी लगाया। तो आपको यहाँ पर एक बात पता होना चाहिए कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है तो क्या करना होगा, प्रॉफिट के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड करना होगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तो वही चीज़ कर देंगे। यहाँ पर 2 लोग हैं, अनुषा और मीनल। ठीक है, अनुषा की अगर बात करें तो इसका प्रॉफिट 8 है और मीनल का 3 है, तो 8:3। हमें देखना अब टाइम अगर देखें तो यहाँ पर अनुषा के बारे में कुछ नहीं कहा है और 1 वर्ष के बाद लाभ को बांटा है। इसका मतलब ये जो अनुषा है पूरे वर्ष के लिए इस व्यवसाय में रही है, क्योंकि इसने व्यवसाय शुरू भी किया है। तो इसको आप क्या करिए, 12 महीने से डिवाइड कर दीजिए। अगर हम मीनल की बात करें तो ये 7 महीने बाद इसमें शामिल हुआ है, तो 1 साल में 7 महीने बाद आप शामिल हो रहे हैं, तो 5 महीने के लिए ही पूंजी को लगा रहे हैं, तो 5 से यहाँ पर आपको डिवाइड करना होगा। काट देंगे, 4 दूना 8, 4 तिया 12, अब नहीं कटेगा कहीं पर, गुना करेंगे पहले इसे, 5 दूना 10 और यहाँ पर 3 तिया 9। तो ये जो रेशियो है ये आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। अब देखिए अनुषा 55,000 से व्यवसाय शुरू करता है, मीनल का हिस्सा निकालना है। अनुषा का अगर देखें तो 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट का वैल्यू 55,000 होगा। आपको निकालना है 9 यूनिट का, तो ये तो कट ही जाएगा, 9 का मल्टीपल आंसर होगा और लास्ट में 2 जीरो भी आएगा। ऑप्शन नंबर डी में है केवल, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे 2.1 मीटर लंबाई का एक बेलनाकार प्रिंटिंग ड्रम 350 पूर्ण चक्कर लगाता है और 4,158 मीटर स्क्वायर कपड़ा प्रिंट करता है। ड्रम की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सवाल आसान है, बस आपको यहाँ समझना है। आप जानते हैं कि ये जो ड्रम है, प्रिंटिंग ड्रम, अगर ये किसी सरफेस को प्रिंट कर रहा है तो कौन सा एरिया इसको टच करेगा, तो आप कहेंगे ये जो बेलनाकार ड्रम है इसका कर्व सरफेस एरिया है, इस पर चलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये बेलनाकार ड्रम का कर्व सरफेस एरिया निकालना, तो होगा क्या, 2 पाई आर एच। 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। आर दे रखा है, आर नहीं दे रखा, हमें निकालना है तो आर ले लेंगे, इंटू एच ये दे रखा है 2.1 ये हो गया। जब ये एक चक्कर घूमेगा तो इतना एरिया पर इसने जो है प्रिंट करेगा, लेकिन इस तरह से इसको 350 चक्कर लगता है, तो 350 से आपको गुना कर देना है, तब जाके जो एरिया प्रिंट होता है वो होता है 4,158। तो ये 4,158 के बराबर होगा। यहाँ से आप कटा के आर का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो अगर हम लोग कटाने की बात करें तो ये पॉइंट हटा दीजिए आप 0 से। ठीक है, 7 से काट देंगे इसको 3 बार में और ये कट जाएगा आपका 2 तिया 6 से, इसको काट दीजिए, 6 7 42 नहीं जाएगा, 6 4 36, 6 9 54, 6 तिया 18, 11 से 2 बार में जाएगा, 11 6 के 11 तिया 7 5 7 9। अब तो नहीं कटने वाला है। अब हमें क्या मिला फाइनली, हमें ये आर का वैल्यू बराबर हो जाएगा यहाँ से 9 और इस तरफ से आपका हो जाएगा 2 पंचे 10। ठीक है, 9/10 मीटर, लेकिन ये जो है सेंटीमीटर में पूछ रहा है, तो इसको आप आगे 100 से गुना कर दीजिए, 0 कट जाएगा तो 90 सेंटीमीटर इसका रेडियस आएगा। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे यदि 10 cos स्क्वायर थीटा प्लस 7 sin स्क्वायर थीटा 7 है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं इस तरह के सवाल पहले भी आए हैं। यहाँ पर 7 sin स्क्वायर थीटा है, तो आप इसको भी ब्रेक कर लीजिए, यहाँ पर 3 cos स्क्वायर थीटा अलग कर लीजिए, तो बचेगा क्या, 7 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी 7 है,
तो कुल मिला के हम कहेंगे 7 यहाँ कॉमन आएगा और ब्रैकेट में बच जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, जिसका वैल्यू 1 होता है और राइट साइड 7 है, तो ये 7 जाके इधर घट जाएगा तो 0 होगा। तो हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पर 0 आया है। अगर कॉस थीटा का वैल्यू 0 है, इसका मतलब थीटा कितना है, थीटा है यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि कॉस 90 0 होता है, तो यहाँ पर रख देंगे। साइन 90 की बात करें तो 1, कॉस 90 की बात करें तो 0, तो 1 + 0 1 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे, वर्तमान से 14 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग उनकी वर्तमान आयु के योगफल का 2 गुना होगा। यदि ए वर्तमान में बी से 8 वर्ष बड़ा है तो ए की वर्तमान आयु कितनी है। तो यहाँ से अगर हम लोग ए की आयु ए और बी की आयु बी मान लें तो एक इक्वेशन यहाँ से लिख सकते हैं। ए जो है बी से 8 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब ए माइनस बी बराबर 8 है। ये आपका एक इक्वेशन रेडी है। आगे ये कह रहा है कि ए और बी की आयु का योग उनकी वर्तमान आयु के योगफल का 2 गुना होगा 14 वर्ष बाद। तो वर्तमान में दोनों का योगफल क्या है, ए प्लस बी, इसका 2 गुना कर देंगे और ये जो है 14 वर्ष बाद इनके आयु के योग के बराबर होगा। तो इनका आयु वर्तमान में कितना है, ए प्लस बी है, तो 14 वर्ष बाद इनका आयु में क्या परिवर्तन होगा, दोनों का आयु 14 बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर आप एक साथ 28 यहाँ पर जोड़ देंगे। तो यहाँ 2a प्लस बी है, यहाँ a प्लस बी है, इस तरफ ले आएंगे माइनस होगा तो बचेगा a प्लस बी बराबर 28। ये आपका दूसरा इक्वेशन है। हमें a का चाहिए तो इन दोनों इक्वेशन को अगर आप जोड़ते हैं तो b कट जाएगा, तो कुल मिला के 2a बराबर 28 8 36 होगा, 2 से ये कट जाएगा 18 बार में, तो a का वैल्यू 18 आएगा। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे, निम्नलिखित में से किस संख्या के ठीक 4 अलग अलग धनात्मक भाजक नहीं होंगे। जिनके नहीं होंगे वो आपको आंसर लगाना है। अब देखिए स्टेटमेंट ये क्या कह रहा है। पहला में कि अभाज्य p के लिए p क्यूब, यानी अगर हम लोग एक नंबर ले लें, कोई अभाज्य संख्या सबसे छोटी ले लेते हैं, p का वैल्यू यहाँ पर 2 अगर ले तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा। क्या ये 8 के 4 अलग अलग धनात्मक भाजक हो सकते हैं। देखिए इनके कितने फैक्टर हैं, 1 है, 2 है, 4 है और 8 है, 4 हो सकते हैं। इसका मतलब ये वाला करेक्ट है। अगर ये करेक्ट है तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो नहीं है वो आंसर आपको लगाना। आगे चेक कर लेंगे, p का स्क्वायर तो 2 लिए हैं तो 2 का स्क्वायर अगर करें तो 4, क्या 4 के 4 फैक्टर हो सकते हैं क्या, 1 2 4, इसके 3 ही फैक्टर हैं। इसका मतलब यही स्टेटमेंट गलत है और यही इसका आंसर भी होगा। अगर आप आगे चेक करना चाहते हैं तो p और q के लिए p q है, तो p का वैल्यू 2 ले लीजिए, q का अगला अभाज्य संख्या 3 ले लीजिए, 2 × 3 अगर करें तो ये आएगा 6। क्या 6 के 4 फैक्टर हैं, 1 2 3 4, 4 अलग अलग संख्या से ये डिवाइड हो रही है, इसका मतलब ये भी करेक्ट है। उसी तरह यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं, 2 का क्यूब 8 होगा, 8 के यहाँ पर हम लोग देख भी सकते हैं पहले से किए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको आंसर ऑप्शन नंबर बी लगाना है, ठीक है। आगे इसके बाद 6 मार्च 2026 का तीसरा शिफ्ट के जो भी सवाल पूछे गए हैं अच्छे वाले उसको सॉल्व करते हैं। इसको सरल करना है तो यहाँ पर आप अगर इसको a मानते हैं, इसको b, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो फॉर्मूला लगा देंगे, बीच में माइनस, आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 4ab, ठीक है। तो इसमें 4 आपका रहेगा ही, a क्या है, a है 2pq इंटू बी क्या है 11q, तो 11 दूना 22 चौके 88 pq का स्क्वायर, तो 88 pq का स्क्वायर ऑप्शन नंबर डी में है, ये इसका करेक्ट आंसर। आगे एक डीलर 2 वस्तुएं x और y 2000 रुपया प्रति वस्तु के दर से खरीदता है। वह दोनों पर समान अंकित मूल्य रखता है और x पर 28% तथा y पर 90% छूट देता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, करेक्ट कर लीजिए। ये होगा x पर 28% तथा 90% का क्रमिक छूट देता है और 322 रुपया का लाभ कमाता है। यदि y पर 88% छूट देता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के सेम सवाल हम लोग पहला शिफ्ट में कर चुके हैं, इसलिए इसको हम यहाँ पर स्किप कर रहे हैं, आप इसको खुद से सॉल्व कर लीजिए। आगे वरुण 15 रुपया में 3 kg आम खरीदता है और 50 रुपया में 5 kg बेचता है।
125 रुपया लाभ कमाने के लिए उसे कितने केजी आम बेचने होंगे। आसान सवाल है। अगर 15 रुपया में 3 केजी खरीद रहे हैं तो 1 केजी का क्रय मूल्य क्या होगा, 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। और 1 केजी सेलिंग प्राइस की बात करें तो कितना होगा, 50 में 5 केजी बेच रहे हैं, डिवाइड करेंगे तो 10 रुपया यहाँ पर आएगा। तो देखिए 1 केजी आम का क्रय मूल्य 5 है, विक्रय मूल्य 10 है, प्रॉफिट कितना है 5 रुपया। 1 केजी आप बेचते हैं तो 5 रुपया का प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। तो ये 1 केजी हो जाएगा 5 रुपया का। हमें चाहिए 125 रुपया का प्रॉफिट, तो कितना हो जाएगा, 5 का 25 गुना, इधर भी 25 गुना, तो ये 25 केजी आम इसको बेचने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे, यदि ये है तो इसका मान ज्ञात करना है। तो इसमें से कैलकुलेट करके आपको थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए कॉस स्क्वायर को अगर आप यहाँ भेजते हैं तो ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा, इसको आप लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू हो गया यहाँ का, ठीक है। अब यहाँ से साइन स्क्वायर इस तरफ ले आएंगे और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा पहले से, तो कुल मिला के यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा और माइनस का 3 साइन थीटा पहले से है। यहाँ 2 प्लस में है, 1 आएगा इस तरफ, माइनस में 1 हो जाएगा, तो कुल मिला के प्लस का 1 बचा बराबर 0। अब ये बन गया द्विघात समीकरण। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो -3 को इस तरह से तोड़ना है कि गुना करने के बाद 2 1 का 2 प्लस में हो जाए और जोड़ने या घटाने के बाद माइनस का 3 हो जाए, तो आप कहेंगे माइनस का 2 और माइनस का 1। लेकिन ये आंसर नहीं होता है। आंसर के लिए क्या करते हैं, ये जो यहाँ पर कॉफिशियंट है साइन स्क्वायर का, उससे इसको डिवाइड भी करना होगा दोनों को, और दोनों का चिन्ह बदलना होगा। तो कह सकते हैं कि यहाँ से साइन थीटा बराबर, इसको डिवाइड करेंगे तो 1, तो ये 1 आएगा प्लस में और यहाँ पर 1/2 आएगा प्लस में, ठीक है। दोनों का चिन्ह बदल दिए। लेकिन ये बता रहा है कि थीटा 90 से कम है, 0 से अधिक है। तो अगर हम लोग 1 लेंगे तो थीटा 90 लेना होगा, तो इसका मतलब 1 आप नहीं ले सकते, 1/2 लेंगे। अगर साइन थीटा 1/2 देखें तो थीटा का मान कितना होना चाहिए, 30 डिग्री। यह चीज़ आपको यहाँ रख के कैलकुलेट करना है। अगर 30 रखते हैं तो 2 से 30 को डिवाइड करेंगे, 15 या 45, कॉट 45 का मान 1 और 30 या 90, साइन 90 का मान 1, तो 1 + 1 2 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी में है। आगे, इसको सरल करना है। तो सरल करने के लिए आपको क्या करना होगा, कॉमन लेना होगा। तो 2 की पावर n + 2 यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो आप क्या करिए 2 की पावर n कॉमन ले लीजिए ऊपर में। 2 की पावर n कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच गया क्या, 2 की पावर 3 जो कि होगा 8, माइनस के बाद यहाँ से अगर आप ये कॉमन लिए तो बचेगा 2, और नीचे भी उसी तरह 2 की पावर n कॉमन ले लीजिए, बचेगा ये 2 तो है ही, और यहाँ से 2 की पावर 2 बचेगा, ठीक है। तो 2 दूना 4 हो जाएगा इसका वैल्यू। ये तो कटेगा, यहाँ पर ऊपर 6 नीचे 8, कटाने के बाद 3/4 आपको आंसर मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे, पी क्यू और आर प्रकार की वस्तुओं की कीमतें क्रमशः 280, 180 और 105 रुपया है। गोविंद तीनों प्रकार की वस्तुओं को जो इस अनुपात में है कुल इतना रुपया में खरीदता है। उसने क्यू प्रकार की वस्तुएं कितनी खरीदी, ठीक है। क्यू मतलब दूसरा, यहाँ 4 है, 4 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए, ये नहीं है, ये दोनों होगा। अब आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। लिखते हैं पी है, क्यू है, आर है। रेशियो अगर देखें तो ये 3, 4 और 7 का रेशियो है। प्राइस है 280 पी का, क्यू का है 180 रुपया और इसका है 105 रुपया। यहाँ पर आप टोटल प्राइस कैलकुलेट कर लीजिए, गुना करके जोड़ना होगा, 28 यानी 840 रुपया, 18 चौके 72, 720 रुपया इसका हो गया, 735 रुपया इसका हो गया। टोटल अगर करें सबका तो 8 7 15 7 22, 60 + 35 95, यानी कि 2295 रुपया टोटल प्राइस यहाँ से मिल रहा है। लेकिन एक्चुअल में टोटल प्राइस ये है 6885, तो ये 6885 के बराबर कर लीजिए। कितना गुना दिख रहा है आपको, 22 तिया 66, 95 तिया ये हो जाएगा 285, यानी कि ये 3 गुना है यहाँ पर। तो आपको रेशियो को भी 3 गुना करना है। क्यू का अगर देखें तो 4 है, तो 4 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। तो 12 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, यदि किसी बहुभुज का एक आंतरिक कोण 156 डिग्री है तो उसके 7 बाह्य कोणों का योग ज्ञात कीजिए।
देखिए आप जानते हैं कि किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है, एक आंतरिक और एक बाह्य कोण, जिसमें आंतरिक कोण ये कह रहा है कि 156 डिग्री है। तो अगर आप 180 में 156 माइनस करते हैं तो आपको बाह्य कोण निकल कर आएगा कितना, घटाने के बाद आएगा 24 डिग्री। तो एक बाह्य कोण 24 डिग्री का है, तो इस तरह का 7 बाह्य कोण चाहिए, तो 7 से आप गुना कर दीजिए, तो 24 सतह 168 डिग्री इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी में है। आगे, 4 उम्मीदवारों वाले एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 60% ने मतदान किया। उम्मीदवार एक्स को डाले गए कुल वोटों का 40% मिला। शेष वोट अन्य 3 उम्मीदवारों के बीच बराबर बराबर बांट दिए गए। यदि उम्मीदवार एक्स को अन्य प्रत्येक उम्मीदवार से 480 अधिक वोट मिले तो कुल पंजीकृत मतदाता कितने थे। ठीक है, देखिए यहाँ सिंपल सा परसेंटेज, आप क्या करिए, मान लीजिए कि टोटल जो यहाँ पर पंजीकृत मतदाता हैं वो कितने हैं, 100 हैं। 100 हैं तो 60% ने ही मतदान किया, तो कितना ने मतदान किया, 100 का 60%, 60 यूनिट। ठीक है, इसके बाद उम्मीदवार एक्स को डाले गए वोटों का 40% मिला, तो इसमें से 40% किसको मिला, एक्स को। तो 60 का 40% कितना होगा, 6 चौके 24, यानी 24 वोट एक्स को मिला। और ये आगे कह रहा है कि शेष वोट अन्य 3 उम्मीदवारों के बीच बराबर बांट दिए, तो शेष कितने बचे। अब देखिए ऐसे भी निकाल सकते हैं, 60 में 24 घटाएंगे तो 36 आएगा, नहीं तो ये 60 का 60% निकाल लीजिए तो भी 36 आएगा, तो 36 वोट शेष बचे। इन 36 वोटों को इसने तीनों उम्मीदवार में बराबर बांट दिया। ठीक है, तो 36 को 3 भाग कर दीजिए, 12 प्रत्येक को यहाँ पर मिलने वाला है। अब ये कह रहा है कि उम्मीदवार एक्स को और अन्य प्रत्येक उम्मीदवार से 480 वोट अधिक मिले। एक्स को देखिए कितना मिला है, 24। ठीक है, एक्स को मिला है 24 वोट और बाकी में से प्रत्येक को मिला है 12। तो कंपेयर करिए कितना यूनिट हो रहा है अधिक, 12 यूनिट, जबकि यहाँ पर 480 वोट अधिक है, तो ये 12 यूनिट 480 के बराबर होगा। ये 12 चौक 40 गुना है कुल पंजीकृत, तो 100 का भी 40 गुना करना है, तो 4000 इसका टोटल वोट आएगा, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे, यदि ए बी का अनुपात सी एक्स के अनुपात के बराबर है, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू ये दे रखा है, तो एक्स का मान ज्ञात करना। सिंपल सा आप वैल्यू रख देंगे। अब जानते हैं कि जब इस तरह से रहता है तो बीच वाला का गुणनफल बाहर वाले गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर बाहर को अगर पहले हम लोग गुना करें तो x गुना ए का वैल्यू क्या है, देखिए 12 बराबर, अब बीच वाला को गुना करेंगे बी सी, तो बी यहाँ 18 है, सी 27 है, तो 18 गुना 27 हो जाएगा। 6 दूना 6 तिया, अब नहीं कटेगा, x बराबर 27 तिया 81 का हाफ 40.5, तो 40.5 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, किसी बगीचे के पैदल मार्ग को 2500 समचतुर्भुजाकार पत्थर की पट्टियों से पक्का किया गया है, जिनमें से प्रत्येक का विकर्ण 50 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। यदि पॉलिश की दर 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर है तो पैदल मार्ग को पॉलिश करने की कुल लागत कितनी होगी। साथ ही यदि 6.25 मीटर स्क्वायर के अतिरिक्त क्षेत्रफल को जोड़कर पैदल मार्ग को एक वर्गाकार कोर्टयार्ड में बदलना है तो इस वर्गाकार कोर्टयार्ड की भुजा कितनी होगी। ठीक है, यानी आपसे दो चीज पूछा जा रहा है। अगर ऑप्शन देखें तो यहाँ पर कॉस्ट अलग अलग दे रखा है, तो एक ही चीज निकालने से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए पहले सवाल को समझिए, क्या कर रहा है कि एक बगीचा में जो है पैदल मार्ग है, इस पर पत्थर की पट्टी लगाना है जिसका डायमेंशन ये डायगोनली दे रखा है 50 और 35 है, और इस तरह के टोटल 2500 पट्टी लगे हैं, और इस पर अब पॉलिश किया जाना है। रेट इसका है 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर, तो कितना लागत आएगा। तो सिंपल सा आप एरिया निकाल के रेट से गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग पट्टी देखें तो ये समचतुर्भुजाकार है। आप जानते हैं समचतुर्भुज का एरिया क्या होता है, 1/2 गुना d1 इंटू d2। d1 50 है, d2 यहाँ 35 है। ठीक है, दूसरा विकर्ण। तो ये आगे एक पट्टी का एरिया, इस तरह के टोटल 2500 पट्टी हैं, तो 2500 से यहाँ गुना करना होगा, और ये तो टोटल एरिया हुआ। अब इसमें रेट से गुना कर दे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन रेट से गुना करने से पहले आपको यूनिट देखना। ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में रेट दे रखा है, तो आपको इसे क्या करना है, 100 से डिवाइड करके मीटर में बदल लेना है। लेकिन 100 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो गलत हो जाएगा,
यहाँ पर 2 बार 100 से डिवाइड करना है। अब जानते हैं सिंपल लेंथ को अगर सेंटीमीटर से मीटर में डिवाइड करना है, यानी मीटर में बदलना है, तो 100 से डिवाइड करना है। अगर आपको एरिया को करना है तो स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। अगर आप वॉल्यूम को सेंटीमीटर से मीटर क्यूब में बदल रहे हैं तो 100 के क्यूब से आपको डिवाइड करना है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद जो रेट है 5 रुपया उससे गुना कर दीजिए, कैलकुलेट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 2 जीरो काट देंगे, 50 से कट जाएगा 2 बार में। अब कहीं पर कटने वाला नज़र नहीं आ रहा है, ये तो नीचे 4 हो गया आपका, ऊपर 25 पंचे 125, 12 बचा, 25 या 75, 12 87, और गुना 5 करना है। तो कितना आ जाएगा? अगर इसका 1/4 जोड़ दें इसमें तो 8 2 10, 1000 से ज़्यादा और 1100 से कम ही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चाहे तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने क्या किया, हमने क्या कि ये 875 तो भाई मेरे पास है, ये बढ़ कितना रहा, 5/4 और यानी कि 1/4 इन्होंने बढ़ाया है। तो इसका 1/4 हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, तो 1/4 जब कैलकुलेट किया तो कितना आ गया, 4 दूना 8, 4 एका 4, 4 8 32, ये आ रहा है। पॉइंट में आएगा, पॉइंट बाद में देख लेंगे, पहले आप जोड़ के देख लीजिए, इसके करीब हम पहुंच गए। तो इस तरह से भी आप कैलकुलेट करना सीखिए आगे। इसको सरल करना है। ठीक है, तो देखिए इस तरह के कई सवाल पूछे गए हैं, तो एक सवाल मैंने इसे शामिल किया है। तो इसको अगर सॉल्व करना है तो कहाँ से शुरू करें, आप कहीं से भी कर सकते हैं, सभी का अलग अलग ब्रैकेट है। यहाँ पर अगर देखें तो 4 चौके 16 हो रहा है, 16 से कट जाएगा 6 बार में। ठीक है, तो 6 यहाँ का वैल्यू आ गया, प्लस ये देखें तो 27 हो रहा है, 27 से इसको डिवाइड करना है, 9 तिया 9 चौके जाएगा, यानी 4/3 यहाँ का वैल्यू आ गया, प्लस ये 4 से इसको डिवाइड करना है, 4 नीचे ले आइए, 2 दूना 4, 2 से ये 7 बार में कटेगा, तो 7 वैल्यू यहाँ का आ गया। 3 तिया 9 रहा, 9 से इसको 2 बार में काट देंगे तो 2 का यहाँ से आ गया। तो कुल मिला के 6 7 13 2 15 या 45 4 49/3 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे 11 और 19 के बीच दोनों सहित सहअभाज्य संख्याओं के युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए इसमें यह कह रहा है कि 11 से 19 तक जितने भी नंबर हैं उनमें को प्राइम के टोटल कितने पेयर हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 11 से 19 तक जितने भी नंबर हैं उनको लिख लेने हैं। तो लिखते हैं 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। ठीक है, दोनों को शामिल करना, इसलिए 11 और 19 को भी ले लिए हैं। अब इसमें अगर हमें को प्राइम के पेयर निकालना तो डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करें, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए कि इन नंबरों से टोटल कितने पेयर बनने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल पेयर निकालने के लिए आपको यहाँ कॉम्बिनेशन फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, टोटल कितने नंबर हैं, 3 3 6 3 9, यानी 9 पर कॉम्बिनेशन लगाना है 2 2 का। तो कितने हो जाएंगे, 9 गुना 8, यानी इससे कम लेना आपको और 2 से डिवाइड करना है, तो 72/2 ये आ जाएगा 36, यानी टोटल 36 पेयर इन संख्याओं से बनने वाले हैं। तो ये तो आंसर होगा नहीं, तो आंसर निकालने के लिए क्या करना होगा, अब आपको इनमें से जो को प्राइम के पेयर नहीं है उसको खोजना है। तो देखिए सबसे पहले आप इवन नंबर छांट लीजिए, क्योंकि इवन नंबर का पेयर को प्राइम नहीं होते हैं। तो ये 12 और 14, ठीक है, 12 और 16, फिर आपका 12 और 18, 3 तो यहाँ से आ गया। उसके बाद देखिए 14 से देखें तो 14 और 16 नहीं है को प्राइम, 14 और 18 भी नहीं है, तो 2 यहाँ से आ गया। इसके बाद 16 और 18 ये दोनों भी को प्राइम नहीं है, तो एक पेयर आपका यहाँ से आ गया, तो 6 यहाँ से आ गया। अब आपको ओड नंबर पे देखना है। अभी हमने क्या किया, इवन नंबर पे। ओड नंबर पे अगर देखें तो यहाँ पर 15 है, तो 15 से आप एक 12 देख लीजिए और 15 से आप एक 18 देख लीजिए, ये दोनों भी को प्राइम और ये दोनों भी को प्राइम नहीं है, तो 2 पेयर आपका यहाँ से आ गया। टोटल कितने हो गए, 3 2 5 1 6 2 8। और कहीं पर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो टोटल 36 पेयर, जिसमें 8 जो है को प्राइम नहीं है, तो को प्राइम कितने बचे, 36 - 8 26, तो 26 को प्राइम के पेयर है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे ए किसी कार्य को उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर करते हैं।
ए और बी मिलकर कार्य 6 दिन में तथा सी अकेले 42 दिन में कर सकता है। बी अकेले कार्य कितने दिनों में करेगा? ठीक है, देखिए ये कह रहा है कि ए को उतना ही टाइम लगता है जितना बी और सी मिलकर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए और साथ में बी प्लस सी का एफिशिएंसी इक्वल है। तो यहाँ पर एक और एक का एफिशिएंसी लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर ए प्लस बी का टाइम 6 दिन है, सी अकेले का टाइम 42 दिन है। तो यहाँ पर आप टाइम का रेशियो ले लीजिए, 6 का 6, 6 सतह 42। तो यहाँ पर ए बी साथ में है तो ए प्लस बी कर देंगे और सी अकेले तो सी को अकेले लेंगे। तो ये एफिशिएंसी का रेशियो, तो यहाँ पर भी आपको एफिशिएंसी का रेशियो ही लिखना है। ये टाइम का रेशियो 1:7 है तो एफिशिएंसी का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 7:1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर देखें तो ए बी सी तीनों का टोटल कितना हो रहा है 1:1:2। यहाँ पर ए बी सी तीनों का कितना हो रहा है 7:1:8। यहाँ 2 यहाँ 8 इक्वल नहीं है, तो आप यहाँ पर 4 से अगर आप गुना कर देते हैं ऊपर नीचे तो ये बन जाएगा 4 और 4। अब देखिए यहाँ भी 8 हो गया और यहाँ भी 8 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ए का एफिशिएंसी 4 है। ठीक है, सी का 1 है, निकालना है बी का तो बी का निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा। देखिए सी का 1 अगर आप यहाँ घटाते हैं 4 में तो 4 में घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो बी का एफिशिएंसी 3 आ जाएगा। तो बी का एफिशिएंसी 3 है, लेकिन टोटल वर्क भी तो चाहिए। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे आप, इन्हीं से भी निकाल सकते हैं। ए और बी 6 दिन में करते हैं तो ए और बी का एफिशिएंसी 7 है तो 7 गुना 6 इसका टोटल वर्क होगा। बी को करना है, बी का एफिशिएंसी 3 है, 3 से डिवाइड कर देंगे, 2 बार में कटेगा तो 7 दूना 14 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, आगे। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।